भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी क्लास 10th विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पहला ही चैप्टर है साइंस का, तो आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर ही जो है इस टॉपिक के ऊपर है, तो इसको समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अभी हमने परिभाषा तो पढ़ ली, अब इसको हम समझेंगे कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, अभिक्रिया होगा, तो उन दोनों से मिलकर जो तीसरा चीज बनेगा ना, वो उसकी जो क्वालिटी होगी, जो गुण धर्म होंगे, वो बिल्कुल ही अलग होंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, इसमें हम क्या मिलाएंगे, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन गैस में जब ऑक्सीजन गैस मिलाया जाएगा ना, तो इन दोनों के मिलने से जो नई चीज जो प्राप्त होगी उसको हम उत्पाद बोलेंगे, तो ये बनेगा H2O। H2O को हम लोग जो है जल बोलते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें जब हम O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो इससे जो हमको उत्पाद मिलेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड में होगा। तो देखिए आप लोग, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब जोड़ करके हम कोई चीज बना रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को कि जो रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलटा नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है, तो उसको आप पलट नहीं सकते हो। ना तो आप वाष्पीकरण के माध्यम से पलट सकते हो, ना तो आप ऊर्ध्वपातन के माध्यम से, ना ही अपकेंद्रीकरण। देसी भाषा में अगर समझने का प्रयास करें हम लोग, तो मान लो कि हमारी माता पिता, हमारी जो मम्मियाँ होती हैं किचन के अंदर जो है चावल को उबाल करके क्या बनाती हैं, मतलब कच्चे चावल को उबाल करके भात वात बनाती हैं। तो क्या भात से चावल बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। तो आप भौतिक विधियों से जो है रासायनिक अभिक्रिया को पलट नहीं सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के जो है उदाहरणों के बारे में। तो भैया रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण मैं आप लोगों को जो है रोजमर्रा के जीवन से जुड़े संबंधित से समझाने की कोशिश करूंगा। जो पहला हो गया वो हो गया भोजन का पकना। भोजन का पकना भी अपने आप में क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद में श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। कैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में दूध से दही बनना, दूध से कैसे दही बन जाता है, ये तमाम चीजें जो हैं वो रासायनिक अभिक्रिया, यानी कहीं ना कहीं इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। दो चीजों में रिएक्शन बन के तीसरी कोई नई चीज बन रही है, ठीक है। आगे हम समझते हैं भैया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले कौन कौन से बदलाव होते हैं, ठीक है। कैसे किसी चीज को रासायनिक अभिक्रिया बोला जाएगा। तो देखो पहला चीज अवस्था में बदलाव, उसका चीज बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था कि मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है, उसके बाद में ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इन दोनों को जोड़ने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सी फॉर्म में, अवस्था कैसी है इसकी, सॉलिड है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो एक और उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी एक गैस है। दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, H2O। ये क्या बनेगा, जल, लिक्विड। कहीं ना कहीं इसकी जो है अवस्था बदली कि नहीं बदली, अवस्था बदली तभी तो हमने इसको बोला कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। सेकंड में रंग में बदलाव होगा। तीसरा तापमान जो है बदल जाएगा। उसके बाद में गैस का उत्सर्जन होगा। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिसके अंदर गैस का उत्सर्जन होगा। चलिए समझते हैं अभिकारक किसे बोला जाता है। अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि कोई रिएक्शन होता है उसके अंदर जो पदार्थ भाग लेंगे ना, उसको हम अभिकारक बोलेंगे। उसके बाद में समझते हैं हम कि उत्पाद किसे बोला जाता है। वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। चलो उदाहरण देखते हैं, बहुत ही मजेदार उदाहरण है। उदाहरण हो गया भैया मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा ना, तो ये क्या इन दोनों को जोड़ने से हमको उत्पाद क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी हम समझ रहे हैं कि अभिकारक किसे बोलते हैं और उत्पाद किसे बोलते हैं। देखो मैग्नीशियम
भी एक अभिकारक है, ऑक्सीजन भी एक अभिकारक है। जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया, अभिक्रिया कराई गई, तो इन दोनों के मिलने से जो चीज़ प्राप्त होगा ना, वो आपका कहलाएगा उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम समझेंगे कि अब समझेंगे हम रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने समझ तो लिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर के अंदर रासायनिक समीकरण में दिया हुआ है। तो समझते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी कि सूत्रों के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। देखो अभी हम लोग समझ के आए कि अभिकारक किसे बोला जाता है, और जब अभिकारकों को जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है? पदार्थ प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। अब ये तो एक रासायनिक अभिक्रिया शब्दों में लिख दी गई है, लेकिन ये विज्ञान है। इसके अंदर जो है थोड़ा सा सिंबल वगैरह की जरूरत पड़ती है। इतना बड़ा नहीं लिख सकते ना, तो इसके लिए समीकरण की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? समीकरण। तो देखो मैग्नीशियम को क्या लिखा हम लोगों ने? Mg। ठीक है, ये इसका मतलब होता है सॉलिड में, प्लस में हवा, वायु, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ये गैस में। जब इन दोनों को हम इनके बीच में रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? MgO। तो हमने देखो रासायनिक अभिक्रिया जो शब्दों में लिखी थी उसको हमने कैसे लिखा? समीकरण में लिखा। कितना आसान हो गया। तो रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब करते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित। देखते हैं कैसे हम इसको संतुलित करेंगे। तो देखिए, ये इसको बोले कि राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे दाएं साइड में है उत्पाद जो है प्रोडक्ट, और ये हमारे बाएं साइड में है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये अभिकारक होते हैं। तो देखो दो अभिकारक दे रखे हैं यहाँ पर, तो इस अभिकारक को एक ग्रुप बना लो, इस अभिकारक को एक ग्रुप बना लो, क्योंकि प्लस का निशान है तो दोनों अलग अलग अभिकारक हैं। ठीक है, तो एक एक करके एक एक ग्रुप का लिखते हैं। तो चलो पहले इस वाले ग्रुप से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है? इसके अंदर हमें दिख रहा है सोडियम। Na का मतलब होता है सोडियम। सोडियम के साथ कितना है? सोडियम के साथ कुछ नहीं। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक होता है। उसके बाद में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कितना है? ऑक्सीजन के साथ भी कुछ नहीं, उसके साथ भी एक है। हाइड्रोजन के साथ भी कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब उसके साथ एक नंबर है। ये हमारा पहला ग्रुप हो गया कंप्लीट। उसके बाद में सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के अंदर पहले है हमारे सामने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कितना है? 2 है, तो हाइड्रोजन का 2। उसके बाद में देखो ये एस के साथ कितना है? एस के साथ कुछ नहीं, तो उसके साथ 1। उसके बाद में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कितना है जी? ऑक्सीजन के साथ है 4, तो ऑक्सीजन के साथ 4 लिख लीजिए। तो दूसरा ग्रुप भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने जो है अभिकारकों को तो कंप्लीट कर लिया। अब उत्पाद को देखते हैं। तो देखिए उत्पाद, पहले ग्रुप को लेंगे। यहाँ पर है सोडियम। सोडियम जो है कितना है सोडियम के साथ? 2। उसके बाद में एस सल्फर। सल्फर के साथ कितना है? 1। ऑक्सीजन के साथ कितना है? 4। पहला ग्रुप हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकेंड ग्रुप, हाइड्रोजन के साथ कितना है जी? हाइड्रोजन के साथ है 2। ऑक्सीजन के साथ, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ भगवान, यानी कि 1 होता है। तो देखिए हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, अब मिलाएंगे। देखो सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 2, तो हम इसको कर देंगे गुणा 2। ये गुणा 2 केवल सोडियम के साथ नहीं करेगा, पूरे ग्रुप के साथ करेगा। तो सोडियम तो चलो 2 हो गया, ऑक्सीजन वहाँ भी जो है 2 हो गया, हाइड्रोजन भी हो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में मिलाओ। देखो सोडियम तो 2 हो गया, ये तो बराबर हो गया हमारा। उसके बाद में हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। चलो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ये भी बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है जी? ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो इसको गुणा कर दीजिए। इसको जो है गुणा कर दीजिए। तो देखो अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले से 2 था, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखते हैं इधर। उसके बाद में एस देखते हैं। एस कितना है जी? यहाँ पर 1। चलो एस तो संतुलित है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2। तो क्या इधर हाइड्रोजन 2 है? इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन, यानी इधर भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन तो जो है संतुलित है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन जो है इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, 4 2 6, इधर भी 6 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है। चलो उसके बाद में ऑक्सीजन 2, यानी 6 ऑक्सीजन, यानी संतुलित है। S1 यानी सब कुछ चीज़ें क्या हो गया, संतुलित हो गया है। इसके बाद में जो है अब हमें यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे। अब यहाँ तो हमने संतुलित कर दिया है, अब इसको यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है जी, यहाँ पर हमने गुणा 2 किया है ना, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। उसके बाद में सेकेंड वाले ग्रुप में हमने किसी के साथ छेड़छाड़ किया तो कुछ नहीं करना है। इधर देखिए, इधर हमने पहले वाले ग्रुप में छेड़छाड़ किया, नहीं किया। सेकेंड वाले ग्रुप में जी गुणा 2 किया है, तो आगे 2 लगा दीजिए। तो इस तरह से जो है हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 4 और 4 हाइड्रोजन, सॉरी हाँ ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गया ना। उसके बाद में सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 था, इधर भी सोडियम 2 है। उसके बाद में S1, इधर भी जो सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है इधर जी, ऑक्सीजन जो है इधर ऑक्सीजन जो है कितना है, ऑक्सीजन इधर 6 ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन और ये 0 के साथ ऑक्सीजन के साथ जो 2 गुणा कर रहा है 6 ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो है ये दोनों संतुलित हो गया है। अब हम जो है अगले वाले को संतुलित करेंगे। चलिए संतुलित करते हैं अगले वाले को। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है। पहले ग्रुप इसको लेंगे, तो लिखिए यहाँ पर Na यानी सोडियम के साथ कितना है जी, 1 है। उसके बाद में क्लोराइड, Cl का मतलब होता है क्लोराइड के साथ कितना है जी, 1 है। पहला ग्रुप हमारा कंप्लीट। उसके बाद में सेकेंड Ag का मतलब होता है चांदी, तो Ag के साथ कितना है जी, Ag के साथ है 1। उसके बाद में नाइट्रोजन, N का मतलब होता है नाइट्रोजन के साथ भी कितना है, 1 है। ऑक्सीजन के साथ कितना है, 3। तो ये ग्रुप हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद में आइए उत्पाद वाले ग्रुप में देखते हैं। ये पहला ग्रुप Ag के साथ है 1, क्लोराइड के साथ है 1, ग्रुप कंप्लीट। ये सेकेंड वाला Na के साथ है 1, उसके बाद में नाइट्रोजन के साथ है 1 और ऑक्सीजन के साथ है जी 3। तो देखिए Cl इधर भी 1 है, Cl इधर भी 1 है, ये तो संतुलित है। Na इधर भी 1 है, Na इधर भी 1 है, ये तो संतुलित है। Ag इधर भी 1 है, Ag इधर भी 1 है, ये तो संतुलित है। N इधर भी 1 है, N इधर भी 1 है, ये तो संतुलित है। उसके बाद में ऑक्सीजन 3, अरे ये तो संतुलित था। तो दोस्तों इस तरह से चेक कर लेना है कि संतुलित है कि नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा। ये तो मैंने जानबूझ के सवाल लिया था। कई बार क्या होता है, सवाल से ही समझ में आ जाता है। यहीं से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप मिला सकते हैं। देखिए Na 1, इधर भी Na 1, चलो ये संतुलित है। Cl1 ये भी संतुलित है। Ag1 ये भी संतुलित है। नाइट्रोजन 1 ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन 3 ये भी संतुलित है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे हड़बड़ी में करने लग जाते हैं, ठीक है। वो तो मुझे सिखाना था, इसलिए मैंने आपको करके बताया। तो आप कई बार आप हमेशा सवाल को ऐसे ही देख लीजिए कि कौन सा संतुलित है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर चेक करने के लिए आपको ये सवाल दे सकता है, तो पहले से ही प्रिपेयर रहना है। चलिए फिर अगला सवाल करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए अगला सवाल जो है वो इक्वेशन ये है, ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप शुरू करते हैं। Ba के साथ, Ba का मतलब होता है बैरियम, बैरियम के साथ 1, क्लोराइड के साथ 2, एक ग्रुप कंप्लीट। सेकेंड ग्रुप हाइड्रोजन के साथ 2, सल्फर, S का मतलब होता है सल्फर के साथ 1, ऑक्सीजन के साथ 4, कंप्लीट। अब उत्पाद देखते हैं। Ba के साथ 1, सल्फर के साथ 1, ऑक्सीजन कितना है 4, एक ग्रुप कंप्लीट। नेक्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन कितना 1, क्लोराइड कितना 1। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें पता करना है। देखिए बैरियम कितना है 1, इधर भी बैरियम 1 बैलेंस है। उसके बाद में क्लोराइड 2, Cl क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 1, ये जो है अनबैलेंस है, तो इसको गुणा 2 करेंगे 2 करने के लिए। तो जैसे ही गुणा 2 करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 और Cl भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हाइड्रोजन इधर भी 2 है,
इधर भी तो ये बैलेंस है। क्लोरीन हमने बैलेंस कर ही लिया। उसके बाद में बैरियम जो पहले से बैलेंस है। उसके बाद में ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो हमने कहाँ कहाँ गुणा किया है, इस वाले ग्रुप में क्या किया हमने, गुणा 2 किए हैं। अगर मैं यहाँ पर गुणा 2 कर दूँ तो पूरा इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इक्वेशन को जो है बैलेंस करना समझा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस तरह से आप लोग कई सारे सवाल बनाइएगा तो आप लोग को जो है बैलेंस करना आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं अब कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए बराबर। अगर बराबर नहीं होगा तो जो है उत्पाद खराब बनेगा, या फिर उत्पाद उस रेशियो में नहीं बनेगा जिस रेशियो में बनाना चाहिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद में इससे दोनों तरफ जो द्रव्यमान होता है ना वो भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर परफेक्ट अभिक्रिया होती है, परफेक्ट रिएक्शन होता है। कल को आप लोग साइंस लैब में जाइएगा, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना होगा, तो अगर आप किसी एक अभिकारक का रेशियो कम कर देंगे, दूसरे का ज़्यादा कर देंगे, तो जो उत्पाद बनेगा वो खराब बनेगा। ठीक है, इसलिए तो चलिए आगे समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है। पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके इन सब के बारे में। देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पता चल रहा है संयोजन यानी किसी चीज का जुड़ना। ठीक है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि दो अलग अलग अभिकारक जो होते हैं दोनों में आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से एक नया उत्पाद बनता है। तो देखिए यहाँ पर सी का मतलब होता है कोयला। कोयला कौन से फॉर्म में होता है दोस्तों, सॉलिड। प्लस में ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होती है हमारे लिए, प्रदूषण से होती है। उसके बाद में आते हैं हम वियोजन। देखो वियोजन से क्या पता चल रहा है, किसी चीज का अलग होना, वियोग होना। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर पे CaCO3, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यही इन्हीं में से एक जो है टूटेगा, ये सॉलिड फॉर्म में है, उत्पाद के रूप में। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम रह गया, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन भी है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए अलग क्या हो गया, CO2, कार्बन अलग हो गया। ठीक है, तो देखो कार्बन पहले यहाँ पर था लेकिन अब कार्बन यहाँ पर टूट करके अलग हो गया है, तो इसी को बोलते हैं वियोजन। वियोजन अभिक्रिया भी जो है कई प्रकार से कराई जाती है। सबसे पहले आता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है अभिक्रिया का ऊष्मा यानी गर्मी, हीट द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ये था CaCO3 है, अगर इस पे हीट डाला जाएगा, खूब गर्मी डाला जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, CO अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस में CO2 जो है गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगा। उसके बाद में विद्युत वियोजन भी होता है, यानी बिजली इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी कराया जाता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने से होने वाला वियोजन। जैसे ये है H2O है, लिक्विड फॉर्म में है। अब इस पर अगर बिजली की धारा चलाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वेव्स चलाई जाएगी, तो देखिए हाइड्रोजन अलग गैस की फॉर्म में और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा गैस की फॉर्म में। फिर इसके बाद में एक होता है प्रकाशीय वियोजन। दोस्तों प्रकाशीय वियोजन सबसे पता चल रहा है प्रकाश यानी कि लाइट। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए AgCl है, इसको अगर सूरज की प्रकाश में रखा जाएगा तो Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। Ag यानी चांदी सॉलिड फॉर्म में होता है और क्लोरीन गैस होती है, तो ये अलग हो जाएगा। अभी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो पहले के ज़माने में तो नहीं, आज से जो है 20-30-40 साल पहले जो था, ब्लैक एंड वाइट फोटोस वगैरह लोग खींचा करते थे। ठीक है, फिल्मों भी आप लोगों ने देखा होगा कि फोटो स्टूडियो के अंदर वो कपड़े की तरह चिपका मतलब टांगा जाता था। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ना प्रकाश वियोजन का उपयोग किया जाता है, यानी कि वहाँ पर भी लाइट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी वगैरह के अंदर, फोटो को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए, कलर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन का मतलब क्या होता है। देखो जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तो उसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट।
विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो यहाँ पर अभिक्रिया भी ऐसी होगी। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व यानी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो कम क्रियाशील तत्व यानी जो लेस रिएक्टिव है उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, यौगिक से विस्थापन कर देगा। देखिए यहाँ पर Fe का मतलब होता है आयरन, आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है, और यहाँ पर है CuSO4 एक्वा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर जो कॉपर है वो SO4 से अलग हो जाएगा। तो देखो अलग होकर SO4 जो होता है वो आयरन के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर को जो है लात मार के भगा देता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ज़्यादा रिएक्टिव के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और कम रिएक्टिव वाले को छोड़ देता है। तो आगे हम समझते हैं द्विविस्थापन। तो यहाँ क्लियर हो रहा है द्विविस्थापन का मतलब है अब यहाँ पर दो अभिकारक जो होंगे उनका विस्थापन होगा। इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होते हैं। इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पर Na2SO4 एक्वा है, प्लस में BaCl ये भी एक्वा है। अब देखिए यहाँ पर Ba किसके साथ था, क्लोरीन के साथ था। अब यहाँ पर Ba जो होगा बैरियम वो किसके साथ आ जाएगा, SO4 के साथ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसने Ba ने जो है क्लोरीन को लात मार के भगा दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सोडियम किसके साथ था, SO4 के साथ था, लेकिन अब सोडियम किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ आ गया। यानी कि यहाँ पर 2 अभिकारकों ने जो है अपने ग्रुप को छोड़ दिया है। ठीक है, विस्थापन कर लिया है। उसके बाद में जो है अपचयन और उपचयन, जिसको हम लोग रेडॉक्स भी बोलते हैं। तो अपचयन के अंदर क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन में क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन आके जुड़ता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए C है, C4 कोयला है, कोयले के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जाएगा तो देखिए कोयले के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि, तो इसको बोलेंगे उपचयन। ठीक है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है किसी चीज के अंदर तो उसको बोलते हैं उपचयन। और अपचयन का मतलब क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, देखिए Cu है, इसके अंदर अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा वहां पर अपचयन हो जाएगा, और जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर उपचयन हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम संक्षारण किसे कहा जाता है। देखिए जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु पर क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर लोहा अगर आप खुली हवा में रखोगे या पानी में रखोगे तो उस पर क्या लगने लग जाता है, जंग, रस्ट लगने लग जाता है। चांदी पर भी देखो समय के साथ क्या पड़ने, काली परत पड़ने लग जाती है। तांबर पर भी जो है हरी परत पड़ने लग जाती है। तो इसको बोलते हैं संक्षारण, यानी किसी चीज का जो होता है मजबूती कम होने लग जाती है। उसके बाद में आता है विकृत गंधिता। वसायुक्त खाने की जो सामग्री होती है ना, जो फूड्स वगैरह होते हैं, जिसको पैकेट्स वगैरह में पैक किया जाता है, अगर वो हवा के संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो कुरकुरे होता है, चिप्स होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसलिए वो बहुत फूला लगता है। लेकिन कुछ बेवकूफ़ है तो उनको लगता है कि कंपनी जो उनको बेवकूफ़ बना रही है, हवा भर के लोगों को लालच दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर CH4 है, गैस है, प्लस में ऑक्सीजन ये भी गैस है। यहाँ पर देखिए इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, कार्बन बनेगा और 2H2O और प्लस में ऊष्मा निकलेगी, यानी हीट निकलेगी। उसके बाद में आता ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर CaCO3 सॉलिड है, हीट दिया खूब, इसको ऊष्मा दिया गया, अब ये टूटेगा। देखिए CO सॉलिड हो गया और कार्बन अलग हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आज का चैप्टर जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, विज्ञान का पहला चैप्टर। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आए होगी तो इसको दोबारा जो है जाकर के स्लो मोशन पे इसको आप मतलब कम उस पर देख सकते हैं, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और मैं इस चैप्टर को जो बीच बीच में क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी कराऊंगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ कमियाँ इसके अंदर है, मैं इसको इम्प्रूव भी करूँगा। धन्यवाद।